कर रहे हो? यस मैम। कर रहे हैं यस मैम। चलो हाँ, जैसे जो जो स्टेप बताए थे वैसे ही कटे। कंपाउंड कंटेन 6.7% हाइड्रोजन। मेरी वॉइस क्लियर है ना? यस मैम। चलो 6.7% हाइड्रोजन है, 39.9% कार्बन एंड रेस्ट इज ऑक्सीजन। बचा कितना भाई? 100 में प्लस 39.9 में प्लस किया आपने क्या? 6.7 कितना है? 5 36 1 16 646.6। ये रहा। कितने ऑक्सीजन कितने परसेंटेज होगा? कौन बताएगा भाई? मैम आप ही बता दो, कर रहे हो तुम है ना? इनमें से 4 गया, 53.4 आया आपका। 53.4। वेरी यस मैम। अगर मुझे पता होता तुम कर रहे हो तो मैंने नहीं करती। 53.4 आपके पास आ गई ऑक्सीजन की परसेंटेज। ठीक है टोनिया, मुझे क्या करना है? मेरे को 6.7 को किससे डिवाइड करना है? एटॉमिक मास। क्या है एटॉमिक मास हाइड्रोजन का? 1। मैम 2। डिसाइड करो जल्दी से। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 2। 1 नहीं होता। अरे भाई, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास के लिए इतनी लड़ाई। बाकी लोग करो जल्दी से फटाफट से अपना क्वेश्चन सॉल्व। कर रहे हो? दीक्षा जी, कितना होता है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास? मैम 1 ही होता है। मैम 1। हाँ करो जरा। 1 से इसको डिवाइड किया 6.7 ही आया। आपने कार्बन के लिए किया कितना? 39.9 को किससे डिवाइड करोगे? 12 से। कितना आंसर आया? 3.3 3.3 आ रहा है। यस मैम 3.3। और उसके बाद जरा इसको डिवाइड करो ऑक्सीजन के लिए। किससे करोगे? 53.4 को किससे करोगे? 16। तो 3 पॉइंट कितना आ रहा है? 53.4 को करा तो डिवाइड जल्दी बताओ भाई। डिवाइड कर लो, मेरे को ही करने को क्यों बोल रहे हो? कितना? 53.4 को डिवाइड किया किससे? 16 से। 3.33। इसमें भी इतना ही आया था, इसमें भी इतना आया। क्या करूंगी मैं? इसको डिवाइड करूंगी इसी छोटे वाले नंबर से, सबको डिवाइड कर दूं क्योंकि मुझे स्मॉलेस्ट होल नंबर लेकर आना होता है। इसको भी डिवाइड किया तो कितना आएगा? 2। मेरे पास जो फॉर्मूला है बच्चे, इंपेरिकल फॉर्मूला, वो क्या निकल कर आया? CH2O। यही आया। योगिता क्लियर है बच्चे? मेरे पास ये आपके क्या निकल कर आ गया? इंपेरिकल फॉर्मूला। अब यहाँ पे हो सकता है नाइट्रोजन भी गिवन हो आपको या कुछ और गिवन हो, तो आप उसी हिसाब से करोगे क्वेश्चन को। उसके बाद क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है कि इसका मोलर मास 60 है। इंपेरिकल फॉर्मूला भी बताना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बताना है। तो ये आपका जो निकल कर आया ये क्या है आपका? इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं आगे है क्या तुम्हें? आता है या भूल गए? मैम ये वाला भूल गए। इंपेरिकल फॉर्मूला, माइक ऑफ करो। इंपेरिकल फॉर्मूले से इंपेरिकल मास निकालेंगे। कार्बन इज 12, हाइड्रोजन इज 2, ऑक्सीजन इज 16। भाई तुम बार बार भूलते जा रहे हो, मुझे लग रहा है स्कूल में जाओगे मैडम बोलेगी कुछ पढ़ा छुट्टियों में, तुम कहोगे कुछ नहीं पढ़ा भाई हमने। 30 आ रहा है। इंपेरिकल मास जो है आपका कितना आया? 30 आया। तो इससे आप क्या वैल्यू फाइंड आउट करते हो? एन की वैल्यू। एन की वैल्यू क्या होती है? इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास अपॉन में इंपेरिकल मास। इससे आपके पास क्या निकल कर आ जाता है? एन की वैल्यू। मॉलिक्यूलर मास 60 दिया था, इंपेरिकल मास 30 आया, एन की वैल्यू 2 आ गई। अब जो भी आपका ये इंपेरिकल फॉर्मूला था, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दोगे इस एन से, ताकि आपके पास क्या निकल कर आ जाए? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर है? अरे भाई आया समझ में? नहीं आया? नीतू, आ गया मैम। टोनी, मैम आ गया। ठीक है। याद रखो भाई, भूलो मत, बार बार नहीं होगा। अब ये इतनी बार तुम कर चुके हो ना, मेरे ख्याल से तो तुम्हें चैप्टर ऐसे रट जाना चाहिए। बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए खुद से अभी तक कभी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अ सैंपल ऑफ प्योर कंपाउंड कंटेन 2.04 ग्राम ऑफ सोडियम,
2.65 into 10 की पावर 22 एटम ऑफ कार्बन एंड 0.132 मोल ऑक्सीजन के फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला। भाई इस क्वेश्चन में तो ये सीधा सीधा दिया, कभी आपके पास क्रोमियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी एग्जाम के लिए तो तुम्हें अपने क्रोमियम ब्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर वगैरह रहेगा या कुछ भी ऐसा आ गया कि जिसका तुम्हें एटॉमिक मास नहीं पता, तो वो इतना देख लेना, एग्जाम में आपको गिवन होगा और आप करते रहोगे तो धीरे धीरे आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, 12th तक तो याद हो ही जाएंगे सबके एटॉमिक मास वगैरह। जब करते हो ना तो एकदम ध्यान में रखा करो कि क्या था क्या है इसका। जैसे कार्बन का कितना होता है एटॉमिक मास? 12। सोडियम का 23। यस, वेरी गुड। माइक ऑफ, इसकी माइक से रिपीट हो गई आवाज में टोनी के। A sample of pure compound containing 2.04 ग्राम ऑफ सोडियम। वो बोल रहा है कि सोडियम जो है, इन सबके मैं मोल कैलकुलेट कर लेती हूँ। भाई मेरे पास अगर मेरा फॉर्मूला सपोज CH2O आया तो मैं इसमें ये कहूंगी मेरे कार्बन का 1 मोल है, हाइड्रोजन के 2 मोल, कितना मोल है? 1 मोल। यस, इस फॉर्मूले से मेरे पास यही बात निकल कर आती है। तो मैं यहाँ पर भी यही करने वाली हूँ। इन सबके क्या निकालूंगी? पहले मैं मोल कैलकुलेट करूंगी। मोल कैसे कैलकुलेट करूंगी? भाई सोडियम का कितने मोल होंगे, कौन बताएगा मुझे? कैसे निकालेंगे? आंसर नहीं भी पता हो, मतलब डिवाइड नहीं करा हो, तो मुझे बता दो कैसे निकालूंगी मैं सोडियम के मोल। दीक्षा, गिवन मास क्या है? 2.04। सोडियम के मोल निकालने हैं मुझे। 2.04 डिवाइडेड में 23, कितना आंसर आया? इसने बताया 0.8। कार्बन के कितने आए? कार्बन के कितने एटम है भाई? 2.65 इंटू 10 की पावर 22। इसके कैसे निकालूंगी मैं नंबर ऑफ मोल? डिवाइड करूंगी किससे? 6.02 टू 10 की पावर 23 से, एवोगैड्रो से। जरा आंसर बताओ फटाफट से कितना आ रहा है? 2.65 कर रहे हो? टू 2.65 डिवाइडेड में कितना है भाई? 6.02। .044 राइट। आया ना? नहीं आ रहा है? अंजलि जी आ गया। नेक्स्ट क्या निकालने हैं मुझे? आया ना? कोई जवाब ही नहीं दिया, मतलब क्या आंसर नहीं आया क्या? ऑक्सीजन के कितने मोल दे रखे हैं बच्चे आपको? 0.132। 0.132 ऑलरेडी गिवन है। तो मैं इन सबका क्या करूंगी? इनको रेशियो में कन्वर्ट करो जरा। 0.088 रेशियो 0.044 रेशियो 0.132। इसको जरा डिवाइड कर दोगे तो ये 2, ये 1 और ये 3 रेशियो आ रहा है 2:1:3। बोलो भाई नीतू, आया समझ में? इन सब में जो सबसे छोटा है ना उससे सबको डिवाइड कर दो। इसको 0.044 से, इसको 0.044 से, इसको भी 0. तो आपका रेशियो आ जाएगा 2:1:3। क्लियर है? विशेष नीतू क्या बोल रही हो? मेरे को नहीं आया समझ में। क्या समझ नहीं आया बच्चे? पहले मैं सबके मोल निकालूंगी, ठीक है? ठीक है, मुझे यहाँ पे फॉर्मूला बताना है क्या होगा। मैंने सबका मोल निकाला, ये नहीं समझ में आया मोल कैसे निकाला? यस मैम। मोल गिवन मास अपॉन में मोलर मास फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है? किस वाले का मोल निकालना समझ नहीं आया? सेकंड कार्बन वाले का। मैम एक बार आप मुझे शुरू समझा दीजिए ना। क्या मोल निकालना? हाँ, ये जहाँ से ये क्वेश्चन स्टार्ट हुआ वहां से एक बार रिपीट कर दीजिए। क्यों, तुम कहाँ थी अभी? मैम A sample of pure compound contain 2.04 ग्राम ऑफ सोडियम। मुझे इसमें ना इंपेरिकल फॉर्मूला बताना है। इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए मेरे पास इन सबका मोल होना चाहिए। जैसे भी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में इंपेरिकल फॉर्मूला निकाला था तो मेरे पास निकल कर आया था ये समझ में आया था ना, CH2O मेरे पास फॉर्मूला निकल कर आया था। Yes, मेरे पास ये फॉर्मूला जो निकला था, इस बात का मतलब है कि मेरे पास कार्बन का 1 मोल है, इसमें हाइड्रोजन के 2 मोल है और ऑक्सीजन के 1 मोल है। तो ऐसे ही मुझे सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन से एक फॉर्मूला बताना है
जिसमें मुझे बताना है कि सोडियम के कितने मोल होंगे, कार्बन के कितने और ऑक्सीजन के कितने होंगे। जिसमें तो मेरे पास ऑक्सीजन के तो नंबर ऑफ मोल गिवन थे कि 0.132 है, लेकिन कार्बन का जो एटम नंबर ऑफ एटम गिवन थे, नंबर ऑफ एटम से अगर मुझे नंबर ऑफ एटम गिवन होता है, अगर मुझे नंबर ऑफ इसमें मोल निकालने हो तो मैं इसे 6.02 टू 10 की पावर 23 एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करती हूँ, तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल निकल कर आ जाते हैं किसके, कार्बन के। ऐसे ही मुझे सोडियम का नंबर ऑफ मोल निकालना है, तो ये ग्राम में गिवन है, मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा इसके एटॉमिक मास से। किसके एटॉमिक मास से, सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है। क्लियर है? नहीं ये समझ में आया तो एक फॉर्मूला याद रखो, गिवन नंबर ऑफ मोल निकालने का, गिवन मास अपॉन में एटॉमिक मास, ठीक है। या फिर गिवन एटॉमिक नंबर, अगर गिवन नंबर ऑफ एटम जितने भी आपको दे रखे हैं वो डिवाइडेड में क्या, एवोगैड्रो नंबर, ये भी आपको क्या निकाल कर देता है, मोल। ये भी क्या निकल कर दे रहा है आपको, मोल। तो यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ एटम गिवन थे कार्बन के केस में, तो मैंने इसको डिवाइड किया तो वो 6.02 10 की पावर 23 से, तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल आ गए। ऐसे ही मुझे सोडियम के नंबर ऑफ मोल निकालने थे, तो मैंने गिवन मास अपॉन में इन सबके मैंने मोल निकाल लिए। ऑक्सीजन का नहीं निकाला क्योंकि ऑक्सीजन का ऑलरेडी नंबर ऑफ मोल ही गिवन था। अब मुझे इन तीनों का रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालने के लिए अभी हमने जैसे पीछे किया था ना कि जो इन सब में स्मॉलेस्ट आता है उसको क्या कर देते हैं हम, इससे 0.044 से इसको भी डिवाइड, 0.044 से इसको भी डिवाइड, 0.044 से इसको भी डिवाइड। तो जब मैंने इसको डिवाइड करा तो मेरे पास आया ये सोडियम का आया 2, कार्बन के लिए आया 1 और ऑक्सीजन के लिए आया 3। क्लियर है? तो जो मेरा इंपेरिकल फॉर्मूला निकल कर आएगा वो क्या आएगा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। क्लियर हुई बात? यस मैम। ठीक है, तो ऐसे हम निकालते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला अपने हमारे क्वेश्चन में जो भी कोई गिवन रहता है। हाउ मेनी ग्राम ऑफ कॉपर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी ग्राम ऑफ कॉपर नाइट्रेट वुड यू नीड टू टेक टू गेट 1 ग्राम ऑफ कॉपर। वो कह रहा है कॉपर नाइट्रेट से आपको 1 ग्राम कॉपर निकालने के लिए कितने ग्राम इसकी जरूरत पड़ेगी कॉपर नाइट्रेट की। भाई एक्चुअल में हमने अगर ये किया होगा स्टेशियोमेट्री वाला पार्ट, तो आपको पता है भाई एक कॉपर नाइट्रेट आपको कितना दे रहा है कॉपर, 1 मोल कॉपर नाइट्रेट का कितने मोल कॉपर दे रहा है भाई, 1 मोल कॉपर नाइट्रेट कितने दे रहा है यहाँ पर आपको, 1 मोल। टोनी माइक ऑफ रखो भाई अपना, रिपीट कर रहा है आवाज। दीक्षा इतना क्लियर है? 1 मोल कॉपर नाइट्रेट आपको 1 मोल कॉपर दे रहा है। अब इसमें अगर मैं मास की बात करूं, कितना मास निकल कर आ रहा है यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट का, बताओ जरा। 63.5। इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो, नाइट्रोजन का कितना है, नाइट्रोजन 2 है तो 28, ऑक्सीजन 3 है, 3 दूनी 6 है, 16 6 96। सबको ऐड किया बच्चे, कितना आंसर आया है, 9। समझ में आया है क्या कर रही हूँ मैं, मॉलिक्यूलर मास निकाल रही हूँ इसका 110 और ये 80, 187.5। यस, कॉपर नाइट्रेट का मोलर मास इतना ही आया, यानी कि 187.5 ग्राम कॉपर नाइट्रेट मुझे कितना कॉपर दे रहा है, 63.5। क्लियर है ये बात? नीतू समझ में आई? यस मैम। 187.5 ग्राम ऑफ कॉपर नाइट्रेट दीक्षा मुझे 63.5 ग्राम कॉपर दे रहा है। अब सेम आप अपना वो यूनिटरी मेथड लगाओ जो मैंने आपको पहले भी बता रखी है। अगर आपके पास इस तरीके से इक्वेशन बन गई है, क्वेश्चन है, तो आपको पता है इतना ग्राम इतना दे रहा है, वो मुझसे बोल रहा है 1 ग्राम कॉपर चाहिए, मतलब कि यहाँ पर 1 लिखो और यहाँ पर लिखो x, क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना लगेगा, निकल जाएगा, हाँ या ना। 187.5 डिवाइडेड में 63.5। यस, अगर आप इसकी जगह वो मुझसे कुछ भी पूछ ले, मुझे पता है कि 187.5 ग्राम ऑफ कॉपर नाइट्रेट गिव्स 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर। अब वो चाहे मुझसे ये पूछ ले कि मैंने 27 ग्राम मैंने ये लिया है कॉपर नाइट्रेट, मुझे कॉपर कितना मिलेगा ये पूछ ले, या वो मुझे पूछ ले कि मेरा यहाँ पे 6.35 ग्राम मुझे क्या मिला हुआ है, कॉपर मिला है, तो मुझे बताओ कि यहाँ पर कॉपर नाइट्रेट कितना लगेगा, ये निकाल लोगे, हाँ या ना। सब निकल जाएगा अगर मुझसे यस मैम। भाई टोनी को समझ में आ गया, नाजो तुम्हें समझ में आया, विवेक? हाँ मैम। यस मैम। हाँ नाजो बोलो क्या बोल रही हो? आगे मैम समझ।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास सेम ऐसे ही मैं ले लेती हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट से आप, उसने बोला कि मुझे बताओ 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितना कैल्शियम देगा। तो आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट कितना दे रहा है आपको, 1 कैल्शियम दे रहा है। यस मैम। ठीक है, कुछ ऐसा ले ले कि इधर 2 आ जाए। चलो एक कंपाउंड लिया, ए से बी बना, और ये आपको यहाँ पर ये से कैल्शियम कार्बोनेट से आपको कैल्शियम मिला। कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 100 ग्राम। कैल्शियम का होता है 40 ग्राम। अब उसने मुझसे पूछ लिया 50 ग्राम कैल्शियम लिया है तो कितना कैल्शियम कार्बोनेट लिया है तो कितना कैल्शियम मिलेगा? 20 ग्राम। क्लियर है योगिता? यस मैम। ठीक है, अब थोड़ी सी बात, अगर क्लास मतलब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, लाइमन सीरीज और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। इससे पहले मैं थोड़ा सा तुम्हें तुम्हारा जो 3rd चैप्टर है, चैप्टर 3, उससे रिलेटेड थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि उस चैप्टर के अंदर 7-8 मुश्किल से 10 लाइनें हैं जो आपको मतलब देखनी है और पढ़नी है, और पूरा चैप्टर उसी पे बेसिस पे। किस किस बेसिस पे भाई? एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज की अगर बात करी जाए, मुझसे पूछ लिया जाए एटॉमिक साइज का ऑर्डर बताओ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में। When we move down the group, atomic size is increases. Atomic size is increases. ये बात सबको पता है भाई। When we move down the group, atomic size increases and move left to right. Left to right, sizes lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen. When we move left to right, sizes decreases. क्यों डिक्रीज होता है साइज? क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है वो क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है लेफ्ट टू राइट जाने में हमारा, इंक्रीज हो रहा है, और ऑर्बिट जो है वो सेम ही है। क्लियर है? तो मोर टुवर्ड्स द न्यूक्लियस जो है वो जाता है और साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। क्लियर है ये बात? नीतू समझ में आया? नीतू क्लास ली है तुमने क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिसिटी वाले चैप्टर की? नो मैम, ये मेरी फर्स्ट क्लास है। तो रिवीजन क्लास है बच्चा, फर्स्ट क्लास कैसे काम चलेगा? ऐसे नहीं होगा कि कभी आओ तो नहीं समझ में आएगा ऐसे बीच में से। हम 3 चैप्टर कर चुके हैं, केमिकल बॉन्डिंग भी हमारा खत्म होने वाला है, और मतलब एक तरीके से बहुत सारे जो ये बच्चे रेगुलर क्लास के अंदर है उनका फर्स्ट चैप्टर जो है, फर्स्ट टर्म का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है। जिसने 11th क्लास के 4 चैप्टर कर लिए शुरू किए तो फर्स्ट टर्म कंप्लीट समझो। 5वां चैप्टर तो बहुत इजी सा है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, और उसके बाद आपका आ जाता है केमिकल बॉन्डिंग। समझ में आ रहा है ना जो मुस्कान? यस मैम। और इसके बाद फिर आपके पास आ जाता है कौन से बहुत हाई लेवल वाले चैप्टर। तो ये 4-5 चैप्टर तो ऐसे एकदम याद कर लो भाई, इसके बाद की कहानी तो अलग ही हो जाएगी। ठीक है नीतू, रिवीजन क्लास एक बार जो रिकॉर्डेड लेक्चर है उनको एक बार देख लेना। उसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। किसके बारे में बात होती है? आयनाइजेशन एंथैल्पी। दीक्षा जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? अब की बार अगर मुझे सही डेफिनेशन नहीं सुनाई ना, मतलब विवेक को भी आती है, टोनी को भी आती है, दीक्षा को नहीं आती है भाई। दीक्षा, नरगिस, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी, एनर्जी रिक्वायर, बता दो भाई यार आगे। यस मैम। हाँ हाँ बोलो, यस मैम क्या होता है? बोलो दीक्षा। इलेक्ट्रॉन एनर्जी। बस विवेक? Ma'am, energy required for removing electron to make the atom ion. एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, ये जो सोडियम एटम जैसे ये है गैशियस स्टेट में से, इसमें से मुझे ये लाइन भाई इसको अपने दिमाग में बिठा लो, और फिर इसी से डेफिनेशन बनानी है कि इसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए ना इस इलेक्ट्रॉन को, नहीं तो इस गैशियस एटम में से, वही मेरी आयनाइजेशन एंथैल्पी है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है मेरा, उसको रिमूव करने के लिए फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैशियस एटम,
ये जो आइसोलेटेड गैसियस एटम है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तो जो एनर्जी लग रही है उसे मैं बोलती हूँ आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर है योगिता, नरगिस? यस मैम। याद क्यों नहीं हो रही है? Yes. डेफिनेशन इतनी टफ है क्या? है भाई नरगिस? प्रिया जी, प्रिया भारती ने तो क्लास नहीं ली होगी ये वाली। Energy required to remove an loosely bound electron from an isolated gaseous atom, इस isolated gaseous atom में से जो energy चाहिए remove करने के लिए, that is ionization enthalpy. When we move, ionization enthalpy is inversely proportional to the atomic size. When we move down the group, ionization enthalpy क्या होगी? Decreases. अगर मैं मुझसे पूछा जाए लीना की रब से फरियाद, इसमें मुझे बताओ आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या है, तो आप क्या बोलोगे? आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज कर रही है। क्यों डिक्रीज करती है नीतू? जैसे साइज बड़ा होता जाएगा ना, तो साइज न्यूक्लियस से दूर हो गया। अब मैं वो जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कर सकती हूँ? इजीली क्या करा सकती हूँ? निकाल सकते हैं। इजीली निकाल सकती हूँ। क्लियर है भाई? नीतू को समझ में आ गया है भाई? ईशा बता थी ये बात? अब जरा नीतू को ये वाली बात नहीं बताओगी। अच्छा, अगर मैं पूछूं लेफ्ट टू राइट मूव करने के लिए ऑर्डर बताओ, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। देखो नीतू ने तो अभी एटॉमिक साइज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल पढ़ा, तो वो कहिए एटॉमिक साइज तो 10 से 10 जाने में क्या कर रहा था? डिक्रीज कर रहा था। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या कर रही होगी? इंक्रीज कर रही है ना भाई? नीतू यही कहोगी तुम? यस मैम। ठीक है नरगिस, ऐसा होता है पर मतलब कि दो जगह हैं जो कि क्या जाती है, इंटरचेंज हो रही होती है ना भाई टोनी? वो दो जगह कौन सी है? एक्सेप्शन। हाँ बताओ। मुस्कान, नाजो? यस मैम, बताओ। बिल्कुल बताओ। मैम लिथियम के बाद ना बोरोन आ जाएगा, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। हाँ, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। और कौन कौन से? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाले जो हैं, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इंटरचेंज। क्यों हो रहा है भाई नीतू ऐसा? क्योंकि अगर मैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ, जो कि आपने नहीं सीखी होगी, 1s2 2s1 होती है इसके लिए, 1s2 2s2 इसके लिए, 1s2 2s2 2p1 होती है ये, और ये होती है 1s2 2s2 2p2, और ये हो गई नाइट्रोजन की 1s2 2s2 2p3। आता है नहीं तो ये लिखना नीतू जी? यस मैम। आती है? आता है, मुझसे ये निकालते हैं। हाँ तो बस ये आता है तो बिल्कुल बहुत वेरी गुड। क्योंकि मेरे पास जो ये फुल्ली फील्ड है 2s2, यहाँ से मेरे लिए इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाता है? डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू द बोरोन। तो ये आपस में क्या हो जाएगा? इंटरचेंज हो जाएगा, और आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर बेरिलियम का ज्यादा हो जाएगा। किससे? बोरोन से। फिर अगेन कार्बन का रहेगा। फिर यहाँ पर नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2p3, ये हाफ फील्ड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो इसलिए इसके बाद ऑक्सीजन आ जाता है, और फिर कौन सा जाएगा आपका? नाइट्रोजन। बस ये दो एक्सेप्शन जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे होते हैं तो ये याद रखनी है। क्लियर है मुस्कान, ईशा, अंजलि जी? ठीक है, समझ में आ गया नीतू यहाँ तक? यस मैम। अब अगर एग्जाम में, अगर आपके पास टेस्ट में जेईई के क्वेश्चन में इजी सा, ये तो पूछते नहीं क्योंकि उन्हें पता है भाई तुम सीरीज तो याद करके आए हो, वो मुझसे अगर ये पूछ लें कि आपको 2-3 कॉन्फ़िगरेशन दी है 2p1 1s2 2s2 दे रखी है, एक जगह दी है, फिर दिए 1s2 2s2 2p3 दे दी, यहाँ पे 1s2 2s2 2p4 दे दी, वो पूछ लेगा इसमें से सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी? तो आप क्या बोलोगे भाई? हाफ फील्ड वाले की, 2p3 वाले की? हाफ फील्ड है एक तो, यस। तो आप इसमें जो ऑप्शन है वो कौन सा ट्रिक करोगे? ये वाला। और वो मुझसे पूछ ले उसके बाद बताओ कि सेकंड नंबर पे जो है, अगर वो मुझे पूछे इन सब में मुझे बताओ कि सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी में सबसे सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी में बहुत डिफरेंस आ रहा है, लार्ज डिफरेंस है, तो ऐसा कौन सा वाला होगा भाई? अगर मैं बोलो कोई कुछ बोल रहा है? इस वाले में से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूं,
1s2 2s1 में से, अब इसमें से इसकी जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो मेरी क्या रहेगी, इसमें से रिमूव करना ये वाला इलेक्ट्रॉन 1s2 आ जाएगी मेरी कॉन्फ़िगरेशन। भाई यहाँ से थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट है या ना। एक तो s है, न्यूक्लियस के एकदम पास है, ऊपर से फुल्ली फिट, तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी के बीच में यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या जाएगा, अंतर आ जाएगा। यस मैम। ऐसे ही हमने पढ़ा था एल्कलाइन अर्थ मेटल जो होता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल जो होते हैं उनमें फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी के बीच में क्या होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। एल्कलाइन अर्थ मेटल था या एल्कली मेटल में, एल्कली मेटल में अगर मैं सोडियम की एक, अगर मेरे पास एक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2, यहां से अगर मैंने पहला इलेक्ट्रॉन बच्चे रिमूव, ये 3s1, यहां से अगर मैंने पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करा, उसके बाद मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी 2s2 2p6। भाई सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इधर वाली कॉन्फ़िगरेशन से बहुत ज्यादा टफ है, बहुत ज्यादा हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 2 इज मच ग्रेटर देन आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ फर्स्ट। बात समझ में आई क्यों हुआ ऐसा, क्लियर हुआ क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन निकल कर आई है वो क्या हो रही है, बहुत ज्यादा स्टेबल है, एक तरीके से नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन गया, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट है। तो अब आपके एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चन आए तो उनको ये जो क्वेश्चन है वो देख लेना, कॉन्फ़िगरेशन में किस में से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा इजी है। जो भी आपके हाफ फील्ड और फुली फील्ड वाले हो जाते हैं उनमें से क्या होता है इलेक्ट्रॉन निकालना। अगर इसी में अगर मेरे पास अगर वो ये पूछता 1s2 2s2 2p3 और एक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6, किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी इन दोनों में, फर्स्ट वाले की या सेकंड वाले की? इन दोनों में जो भी मैंने करे, इसमें और इसमें, सेकंड वाले की, सेकंड वाली यस मैम। सेकंड वाले की क्या होगी आपकी आयनाइजेशन, तो पहचान लोगे किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर कॉन्फ़िगरेशन गिवन हो तो? यस मैम। चलो गुड। अब इसमें ही थर्ड चैप्टर के अंदर एक दूसरा पॉइंट था इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हम कर चुके हैं भाई। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऐड जब हम करते हैं तो मेरे पास जो भी आपका ऑर्डर एनर्जी क्या होती है, रिलीज हो रही होती है, वो क्या होती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, या फिर हम क्या बोलते हैं उसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नीतू को समझ नहीं आया, बाकी सबको आया समझ में क्या होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? इलेक्ट्रॉन गेन पढ़ी हुई है। पढ़ी हो। फ्लोरीन Yes, ma'am. क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में सबसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी ज्यादा होगी रिया जी? क्लोरीन। की, ठीक है। क्लोरीन। एक्सेप्शन है, क्लोरीन की ज्यादा होती है फ्लोरीन से, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, वो अपने साइड में इलेक्ट्रॉन जो उसके अंदर हम ऐड करवाते हैं उसको अकोमोडेट नहीं कर पाता है क्योंकि उसका साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाता है, तो इसलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है, फ्लोरीन से ज्यादा होती है। एज जनरल व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, जब हम नीचे जा रहे होंगे तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या करेगी, डिक्रीज कर रही होगी, पर यहाँ पर ये एक्सेप्शन आ गया। क्लियर है? ऐसे ही आपका किसमें ऑक्सीजन सल्फर और उसमें कहां पर आता है सेलेनियम टेलियम और पोलिनियम में ऑक्सीजन जो है वो किसके बाद आ जाएगा, यहाँ बीच में आएगा। क्लियर? ठीक है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ऑर्डर और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, बस ये चार बातें आपको इस चैप्टर में से यही सब कुछ है, बस ये याद रखना है। और एक थोड़ा नेट पेयर इफेक्ट वगैरह का था कॉन्सेप्ट, वो एक बार अपने रिवाइज कर लेना। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर मुझे बता दो क्या होता है। क्लोरीन की सबसे ज्यादा, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होता क्या है विशेष? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मींस, हाँ नीतू बोलो। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता। हाँ इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता हिंदी में, लेकिन मतलब क्या है इसका? वर्षा तुम बताओगी? किसी को याद है डेफिनेशन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की? मैंने जब करवाया था ना तभी। मैम एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में जितनी ऊर्जा लगती हो या शक्ति। ठीक कह रही है नरगिस ने तू? विनय विशेष बता दो यार कोई। कैपेसिटी क्या बताता है ये मुझे, कैपेसिटी किसकी, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करने की, खींचने की, यही था ना? बस कुछ याद नहीं, सब भूल गए बच्चे या तो फिर सो गए। उठ जाओ वर्षा। हाँ भाई नाजो, तुम कैसे शांत बैठी हो?
A spectral line in Lyman series of hydrogen atom have wave number is this. Which of the following transition is responsible for the radiation? मुझे पता है भाई, फॉर्मूले याद है सेकंड चैप्टर के सारे 5-6 फॉर्मूले हैं, वही याद रखने हैं, सारे क्वेश्चन उसी से सॉल्व होंगे। E इज इक्वल टू क्या होता है एच न्यू, E इज इक्वल टू में क्या कर सकती हूँ, एच न्यू को C बाय लैम्डा लिख सकते हैं। नंबर ऑफ फोटोन मुझसे अगर पूछ लिया जाता है तो एन एच सी बाय लैम्डा, ये एन क्या बताता है आपको, नंबर ऑफ फोटोन, आया ना। और बताओ और कौन कौन से फॉर्मूले किए हैं हमने। 1 बाय लैम्डा या वेव नंबर इज इक्वल टू में क्या था 109677, बोलो भाई। n1 का स्क्वायर n2 का स्क्वायर, ऐसा कोई फॉर्मूला किया है हमने लाइमन सीरीज में। तुम्हारा माइक रिपीट करवा रहा है यार आवाज को। वर्षा मुझे बताओ कि लाइमन सीरीज में जब मेरा जो फोटो मतलब जो रेज होती है वो कहां पर आके फॉल डाउन करती है। हमने करा था ना लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पार्शियल सीरीज। सीरीज कब होती है, जब मेरा इलेक्ट्रॉन कहाँ फॉल कर रहा होता है। कौन बताएगा, अंजलि तुम बता सकती हो। ये n1 है, ये n2 है, ये n3 है। जब मेरा बार बार इलेक्ट्रॉन से n2 से n1 में आ रहा है, n4 से भी चाहे वो किस में आ रहा है n1 में आ रहा है, तो मेरी कौन सी सीरीज होती है ये, लाइमन लाइमन सीरीज। और जब ये मेरे 2 में आके गिर रहा होता है तो कौन सी होती है, बामर बामर सीरीज। तो अभी मुझे वो लाइमन सीरीज की बात कर रहा है, लाइमन सीरीज वो मुझे बता रहा है, तो इसका मतलब है कि मेरा जो n1 की वैल्यू है वो क्या है मेरी 1, आया ना। यस मैम। और मेरे पास क्या क्या दे रखा है उसने मुझे, ये आर की 109600 बोला है उसने, इसको लेने के लिए जो रेड पर कॉन्स्टेंट मैंने 109677 लिखा है, इसको 600 लो। और वो क्या बोल रहा है, वेव नंबर की वैल्यू कितनी है 8200, हाँ 82,200 वेव नंबर की वैल्यू है। यानी कि 82,200 इक्वल टू में 109600, n1 की वैल्यू तो आपके पास 1 आ गई, 2 क्या आपको निकालना है, निकाल लोगे, सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन अपने आप। इसको यहाँ ले जाके इससे डिवाइड कर दो यहाँ से, और फिर खुद सॉल्व करोगे कितनी है, कुछ क्या रहा है आंसर, कोई करेगा सॉल्व, दे दूं 2 मिनट का टाइम, कर रहे हो या सो जाओगे। 109600, 20 से 20 कर दिया, कितना आ रहा है डिवाइड करके आंसर जल्दी बताओ। दुकान से बस दो प्रोजेक्ट और एक किसी करो भाई, 2 मिनट का टाइम दिया तुम्हें। योगिता नाजो, मैम 0.75। ये तो आ गया ना, आगे पूरा सॉल्व करके बताओ। n2 की वैल्यू निकालनी है आपको। मीतू कुछ बोल रही हो, निकाला सॉल्व किया। नो मैम, निकाल रही हूँ। ये सॉल्व करके यहाँ तक दे दिया मैंने, आगे 2 आ रही है क्या वैल्यू आपकी।
जिन बच्चों का, मेरी वॉइस आ रही है ना, जिन बच्चों का सॉल्व हो गया है वो जरा ये वाला क्वेश्चन करो. A spectral line in the spectrum of hydrogen atom has wave number is this. The transition of responsible for this radiation बताना है. अब यहाँ वाले केस में आपको वेव नंबर ऑलरेडी गिवन है. जो ये वेव नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/λ. यस, अरे भैया आवाज आ रही है ना मेरी? आपके पास का जो इसने फॉर्मूला दिया है, यहाँ पर ना उसने नहीं बोला मुझे कि बामर सीरीज है या फिर लाइमन सीरीज है. जैसे उस क्वेश्चन में मुझे ऑलरेडी गिवन था कि लाइमन सीरीज है, तो आपके पास N1 की वैल्यू ऑलरेडी आ गई थी, कितनी? 1. लेकिन यहाँ मुझे वेव नंबर जो गिवन है उससे खुद पता लगाना होगा कि जो N1 वैल्यू है, या ये लाइमन सीरीज में लाई कर रहा है, या बामर में कर रहा है, पास्चन में कर रहा है, और किस में कर रहा है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? मैं किसकी वैल्यू निकालूंगी बच्चे? पहले इसमें लैम्डा की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करो. वेवलेंथ की वैल्यू अगर आपकी 400 से 700 के बीच में लाई करती है तो वो क्या होता है आपका? विजिबल रीजन. और विजिबल रीजन के अंदर कौन आता है? विशेष. विजिबल रीजन के अंदर कौन सी वाली सीरीज आती है? लाइमन सीरीज आती है, बामर आती है, पास्चन आती है? कौन सी आती है? याद नहीं, भूल गई दीक्षा जी? नाजो, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज किसके अंदर आती है आपकी? विजिबल रीजन के अंदर कौन सी आती है? बामर सीरीज. अरे भाई इंपॉर्टेंट बात थी, बताई थी नहीं बताई थी? बता दो मुझे. तो नहीं बताओ, ये मैंने तुम्हें बताया है या नहीं बताया? ये जब मैंने पढ़ाया था बिल्कुल याद नहीं है, मतलब कि सो के पढ़ते हो यार तुम लोग. लाइमन सीरीज के अंदर, ओ बामर सीरीज जो है वो आपकी कौन से रीजन के अंदर लाई करती है? विजिबल रीजन के अंदर. और विजिबल रीजन के अंदर ये कब? अब मुझे कैसे पता चलेगा? अगर लैम्डा की वैल्यू 400 से 700, भाई ये क्वेश्चन मैंने, ये डिट्टो ये ऐसे ही क्वेश्चन मैंने यहाँ क्लास में भी करवाया है, 700 नैनोमीटर के बीच में लाई करता है, तो हम कहते हैं कि ये किसमें? मेरे N1 की वैल्यू. आप इसको सॉल्व करके देखोगे ये इसी बीच में 600 समथिंग कुछ आएगा, तो आप कहोगे हाँ। हाँ. और लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आप जो वेव नंबर आपको गिवन है, वेव नंबर कितना गिवन है? ये 15222. यस मैम. इसको डिवाइड कर दो किससे? लैम्डा निकालने के लिए क्या करोगे? इसको ऊपर ले जाओगे, इसको डिवाइड करोगे, नहीं करोगे? यस मैम. करो फिर जरा भाई. इसमें पूरे चैप्टर में आपकी कैलकुलेशन कैलकुलेशन और सिर्फ कैलकुलेशन ही है. ठीक है, क्या है जरा मुझे बताओगे? क्या लिखा है यहाँ पर? 15222. करो जरा 1 से डिवाइड. 1 डिवाइडेड 15 0.665 656 आएगी. 600 लैम्डा की वैल्यू जो है बच्चे, वो ये सेंटीमीटर में आप इसको कन्वर्ट करोगे नैनोमीटर में, तो आपका आंसर आएगा 656 पॉइंट समथिंग नैनोमीटर. क्लियर है? ठीक है नीतू? यस मैम. और लैम्डा की वैल्यू जैसे ही आपकी 400 से 700, 700 के आगे और भी कुछ रहता है, 750 होता है शायद, इसके बीच में अगर लाई करेगी तो आप कहोगे ये किसमें रीजन में लाई करेगा? बामर सीरीज में. N1 की वैल्यू 2 रहेगी और N2 की वैल्यू निकाल लोगे अभी, तो सेम फॉर्मूला हमने किया उससे. ये फॉर्मूला है ना आपका 1/λ इज इक्वल टू 109600 लिखा है इसने भी. 10 नहीं, इसने 109677 बोला है लिखने के लिए रेडबर्ग को. वही देख लेना वहां पे गिवन क्या है. 1 N1 का स्क्वायर माइनस N12 का, ये N2 का स्क्वायर. आपको ये वाली वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है. 1/λ आपके पास है, कितना गिवन है भाई? कितना दिया था उसने? 15. क्लियर है? ये भी पर सेंटीमीटर, ये भी पर सेंटीमीटर. N1 की वैल्यू आपके पास 2 आ गई है, N2 की वैल्यू आपको निकालनी है. क्लियर है? खुद करके देख लेना भाई एक बार क्वेश्चन को. इसका आंसर जो है 4 से 2 आएगा शायद. कर रहे हो सॉल्व या खुद कर लोगे? कुछ जवाब ही नहीं दे रहे तो सीधे बच्चे.
अब थोड़ा सा थ्योरी पार्ट वाला देख लेते हैं इसका। व्हाई डज द चार्ज टू, अरे कोई जवाब दिया नहीं दिया? नहीं हाँ मैं कर लोगे ना? गुड यार, ना जो तुम ना हो तो ये बच्चे तो मेरे से सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाएं। व्हाई डज द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एनोड रेज डिपेंड ऑन द गैस फ्रॉम विच, बच्चे में क्लास जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा, जब नई क्वेश्चन समझ में आया या फिर कुछ है, वो अपना एक क्वेश्चन जो है ना सारे के सारे की सॉल्व करें। हमने खुद जो आपके रिवीजन क्लासेस हुई है पहले, इसकी रिवीजन क्लासेस कम से कम दूसरी या तीसरी बार हो रही होगी सेकंड चैप्टर की, और जब हम क्लास के अंदर पढ़ रहे थे तब भी ये किया हुआ है। तो एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर नोट्स जो है अपने उनमें आकर देख लेना, ठीक है। Why does the charge to mass ratio of anode ray depend on the gas from which it originate? क्या ये बात सबको पता है कि चार्ज टू मास रेशियो में जो एनोड रेज जो होती है वो आपकी डिपेंड करती है गैस कौन सी है, जबकि कैथोड करती है। कैथोड रे में तो भाई आपका इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और इलेक्ट्रॉन तो चाहे किसी भी गैस से निकले सेम ही रहेगा, है ना योगिता? Yes, ma'am. यस मैम। एनोड रे में डिपेंड करती है किस पे, कि गैस कौन सी है, क्योंकि एनोड मतलब कि एनोड मींस क्या होता है भाई? कैनाल, जो कि आपका पॉजिटिव चार्ज रहता है। जैसे आप सोडियम आपने गैस ले लिया, आपके उसके अंदर हाइड्रोजन है या हीलियम गैस प्रेजेंट है ट्यूब के अंदर, तो यहाँ इससे इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो ये पॉजिटिव चार्ज बच गया, यही आपका क्या है? कैटायन पॉजिटिव चार्ज वाला, यही आपका एनोड है ना। एनोड रे यही तो मिल रही है आपको। कहाँ से मिलती है एनोड रे? जो गैस का जो कैटायन, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये जो कैनल बन जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम? कैनल रे। एनोड रे इसको एक और नाम देते हैं, कैनाल रे भी नाम होता है इसका। एनोड रे इज अ पॉजिटिव आयन बीम। दिख रहा है स्क्रीन में ये जो लिखा है छोटा छोटा, कि एनोड रे क्या है? एनोड रे कैथोड रे, जो आपके ये जो इलेक्ट्रॉन निकल कर जा रहे हैं पॉजिटिव की साइड, वो क्या है? आपकी कैथोड रे। और जो ये कैनल, जो मतलब इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो खाली बच गया है खोखला पॉजिटिव चार्ज, जिससे मैं बोल रही हूँ, वो जा रहा है आपका किसकी तरफ? नेगेटिव चार्ज की तरफ। उसे मैं क्या बोलती हूँ? पॉजिटिव रे। बाय स्पेसिफिक टाइप ऑफ गैस डिस्चार्ज ट्यूब। तो ये किस पे डिपेंड करेगी? उसके अंदर कौन सी गैस है इस पे। सारे एनोड रे की सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होने चाहिए। द नेचर ऑफ एनोड रे इज डिटरमाइंड बाय द गैस ट्यूब यूज्ड इन ट्यूब, बिकॉज these ray are created from the gas। क्योंकि ये जो पॉजिटिव है ये किससे क्रिएट हो रहा है? आपका जो पॉजिटिव चार्ज आपका कितना है, मतलब जो भी आपके पास जो भी गैस है वो कौन सी है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। हाँ या ना समझ में आए दोनों पॉइंट? Yes, ma'am. नीतू समझ में आया? नो मैम। एक्सपेरिमेंट किया था सेकंड चैप्टर के अंदर एनोड रे और कैथोड रे का। हमने एक ट्यूब ली, ये फर्स्ट स्टार्टिंग में हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे करी थी, उस पर एक्सपेरिमेंट किया था। एक ट्यूब लिया था हमने, एक साइड हमने लिया पॉजिटिव, इसको माना एक साइड ये नेगेटिव। हमने इसमें बिल्कुल लो प्रेशर जनरेट कर दिया और हाई वोल्टेज हमने इसमें करंट पास किया, और फिर यहाँ पर जो भी आपके पास क्या थे, गैस प्रेजेंट थी ना, बहुत लो कंसंट्रेशन गैस की हमने ली, मतलब कि 1-2 मॉलिक्यूल सपोज होंगे। तो जब उसमें से हमने करंट यहाँ पे पास किया तो हुआ क्या, हमें यहाँ पे एक साइड हमने यहाँ पे पॉजिटिव माना, एक साइड नेगेटिव माना। तो मेरी जो पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव वाली साइड थी यहाँ पर, इसको मैंने क्या नाम दिया था? कैथोड, ठीक है। ये कैथोड है, और ये वाली साइड का क्या नाम दिया मैंने? एनोड। एक का मैंने दिया कैथोड और इसका नाम दिया मैंने एनोड नाम दिया। तो जो मेरे पास यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो मेरे निकल रहे थे, ये जो इलेक्ट्रॉन ये निकले, ये कहाँ मूव करे भाई? यहाँ से पॉजिटिव वाली साइड की तरफ क्या कर रहे थे? यहाँ पर मुझे मूव करे, और यहाँ पर मुझे एक स्पार्क दिखाई दिया। मैंने यहाँ पे होल बना दिया, यहाँ प्लेट जो ली थी ना इसमें होल थे छोटे छोटे। जब यहाँ से रेज निकल कर आई, हमने देखा यहाँ से कुछ निकल रहा है, वो मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे एक स्पार्क होता हुआ दिख रहा था। जो होल थे वहां से पास होकर स्पार्क, मैंने कहा यहाँ से जरूर कोई ना कोई रे पास हो रही है जो कि यहाँ पर क्या कर रही है? स्पार्क जनरेट कर रही है। और वो जो रेज थी वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आ रही थी। तो मैंने कहा कि ये जो रेज है इसका जो नेचर है वो कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज का रहा होगा। तो मैंने उसको नाम दिया क्या? कैथोड रे, या फिर इलेक्ट्रॉन बीम, मतलब कि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट है, मुझे पता चला। क्लियर है ये बात? यस मैम। उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज थी। हमने बीच में कुछ एक पंखा सा रख कर देखा तो वो मूव कर रहा था, तो मैंने कहा कि ये जो पार्टिकल यहाँ से मूव कर रहा है, इसके अंदर जरूर कोई मास है, तभी ये इसे मूव करवा पा रहा है। उसके बाद मेरे पास क्या हुआ, यहाँ पर आया, यहाँ पर क्या निकल कर आया, ये शेडो बन रही थी उसकी। तो मैंने कहा भाई ये जो भी यहाँ से रेज निकल रही है ये स्ट्रेट लाइन में जा रही है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में कोई चीज जाती है तभी उस चीज का शेडो जो है पीछे बनता है। लाइट स्ट्रेट लाइन में करती है ना,
तभी तो शेडो बनता है किसी भी चीज का पीछे से। तो ऐसे उसमें इससे मुझे इसकी कैरेक्टरिस्टिक पता चले और इसका नाम मैंने दिया कैथोड रे। ठीक है, कैथोड रे की डिस्कवरी इस तरीके से भी। सेम इस तरीके से किसी और ने एक्सपेरिमेंट किया और उसने बोला कि उसने देखा कि इस तरफ भी कुछ क्या हो रहा था, मतलब मुझे इस तरफ भी कुछ स्पार्क मिला। तो उसने कहा भाई ये जो नेगेटिव साइड में जो मेरे लिए निकल कर आ रहे हैं, इसका नाम दिया नेगेटिव साइड की तरफ जो आ रहे थे, तो उसने बोला यहाँ भी कुछ आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज वाला आ रहा है, और इसका नाम क्या रख दिया उन्होंने, एनोड रेज। अब जो एनोड रेज थी, हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो कैथोड रेज आ रही थी उसका हमने अलग अलग गैसेस चेंज कर करके देखा, तो हमने देखा कि सेम ही था, जो उसका मास चार्ज बाय मास रेशियो था वो सेम ही आ रहा था। लेकिन एनोड के केस में वो क्या आ रहा था, बार बार डिफरेंट आ रहा था। डिफरेंट क्यों आ रहा था, क्योंकि हर एक एटम का पॉजिटिव अलग अलग रहेगा। भाई सोडियम अगर मैं डालूंगी, उसका सोडियम ले रही हूँ बात में, चाहे मैं ऑक्सीजन डालूं चाहे मैं नाइट्रोजन डालूं, उसका पॉजिटिव चार्ज जो रहेगा वो अलग रहेगा, पॉजिटिव। यस मैम, और लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो मास रहेगा वो तो सेम ही रहेगा दोनों केसेस में। द नेचर ऑफ एनोड रे इज डिटरमाइंड बाय गैस। तो ये नेचर जो है वो एनोड रे का, वो किससे डिटरमाइन हो रहा था, कौन सी गैस है, इसलिए उसका मास जो अलग आ रहा था। Various kind of positive rays exist in several gases, each containing particle varying mass and charge. इस पॉइंट को छोड़ दो, ये बात वही सेम बात कह रहा है जो मैंने बताई। As a result, anode charge to mass ratio is affected by the gas. बस सेम बात ही हो रही है चारों में कि चार्ज टू मास रेशियो जो है वो एनोड का क्या आएगा, हर केस में डिफरेंट आएगा। और एनोड रेज मतलब कि क्या, इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो आपका पॉजिटिव वो बच रहा है, ठीक है ना, कैनल बोलते हैं उसे, वो बच रहा है, वो क्या है आपका एनोड रेज है, वो मूव कर रहा है आपका नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, वही आपकी एनोड रेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम इज 500 किलोजूल पर मोल। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 70 मिलीग्राम। अगर जिसको क्वेश्चन में मतलब ये देख के समझ में आ गया हो कि आयनाइजेशन एंथैल्पी वो किसकी बता रहा है, लिथियम के 1 मोल की। 1 मोल मतलब बच्चे कितना ग्राम बोल रहा है, 70 किलोजूल पर मोल है एक आयनाइजेशन एंथैल्पी लिथियम की। लिथियम का 1 मोल मतलब कितना ग्राम, विवेक, दीक्षा जी? 6 ग्राम। नहीं, लिथियम का बताया 7। ठीक है, तुमने सही बताया, तुमने ठीक कोशिश करी, मास नहीं पता था तुम्हें। 1 मोल क्या कितने एनर्जी बोल रहा है वो, 500 किलोजूल आयनाइजेशन एंथैल्पी है। ठीक है, नहीं तो 1 मोल की 500 किलोजूल एंथैल्पी है, वो मुझे बोल रहा है, यानी कि 7 ग्राम की कितनी एनर्जी है, 500 किलोजूल। नहीं तो ये बात पता है कि 1 मोल में आपके जितना भी एटॉमिक मास होता है उसका वो होते हैं। जैसे अगर मुझे कार्बन के 1 मोल में कितने ग्राम पूछा जाए तो मैं क्या बोलूंगी, 12 ग्राम। ऑक्सीजन का पूछा जाए तो 16 ग्राम। ठीक है, ऐसे लिथियम के लिए हो गया 7 ग्राम। मुझे बोल रहा है 70 मिलीग्राम के लिए बताओ कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे आ जाएगा आंसर। यस यस मैम, ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी 500 डिवाइडेड 7 मल्टीप्लाई बाय 70, कितनी आ गई, 500 मिलीग्राम को कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई ग्राम में पहले, क्योंकि ये भी ग्राम है। मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए किससे करूंगी, 1000 से मल्टीप्लाई। बोलो भाई कितना आंसर आया, 500 के आ रहा है, नहीं आ रहा? अरे भाई 500 के तो पहले भी था। कितना आंसर आया जरा सॉल्व करने के बताओ जरा। मैम 500, मैम 500। 500 क्या, 500 तो पहले भी था। 70 मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई नहीं करेंगे 1000 से भाई, डिवाइड करेंगे। मैडम की तरह गलती तुम भी मत कर देना, पता है ना भाई, 70 मिलीग्राम को कन्वर्ट करना है आपको किसमें, या तो इसको मिलीग्राम में कर लो या इसको ग्राम में कर लो, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो क्या आया आंसर आपका, अब बताओ। हाँ, 7 से 7 कैंसिल हो गया और 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए, बचे कितना, 5 किलो। क्लियर है, 5.2 किलो जूल आ गया, क्योंकि उसमें 52, इसमें 500 दिया ना, मतलब जो क्वेश्चन रहेगा उसमें क्या पता 520 हो। ठीक है भाई, हाँ या ना? अगर बोल दिया जाए 140 मिलीग्राम तो भी निकाल लोगे आप, अंजलि हो जाएगा, कितने भी ग्राम लिखा हो, 210 240 कुछ भी लिखा हो तो हो जाएगा।
सिर्फ आपको क्या देखना है कि इतने ग्राम में इतना किलो जूल है तो इतने मिलीग्राम में कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, बस यूनिट का ध्यान रखना। ये ग्राम है इसको भी मिलीग्राम कर दो, ये मिलीग्राम है इसको भी क्या कर दो, ग्राम। तो दोनों में से एक चीज। अब ये एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के फर्स्ट चैप्टर के 3 क्वेश्चन जो है मैंने ले रखे हैं, जो बैक एक्सरसाइज में पीछे से हैं सबसे लास्ट में। इनको तो मैं कराऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे बताओ थर्ड चैप्टर में किसी को कोई डाउट है? सेकेंड चैप्टर में एक बात, सेकेंड चैप्टर में मुझे बताओ, हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूले की बात करी, तो मैं सेकेंड चैप्टर के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर में वही रिवीजन क्लास इसकी हो चुकी है, इसलिए मैं ज्यादा वो नहीं करना चाह रही हूँ इसमें। तुम सिर्फ अपना रिवाइज कर लेना। रेडियस इक्वल टू क्या होता है, 0.529 था, एन स्क्वायर बाय जेड, पिकोमीटर, पिकोमीटर था, एंगस्ट्रॉम, 52.9 एन स्क्वायर बाय जेड पिकोमीटर। रेडियस का फॉर्मूला याद है? अगर बच्चे मुझसे हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट, हाइड्रोजन फर्स्ट ऑर्बिट और हीलियम प्लस के सेकंड ऑर्बिट का रेशियो पूछ लिया जाए तो मुझे बता सकते हो रेडियस का? दीक्षा, वर्षा, नीतू, हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस कितना आएगा बच्चे? R इज इक्वल टू 52.9 एन स्क्वायर फॉर हाइड्रो। एन क्या है आपका? ऑर्बिट का नंबर 1, जेड की वैल्यू भी कितनी होती है 1, तो आपका आंसर आ गया। इसको ए नॉट भी बोलते हैं हम, ठीक है ना, ए नॉट। अगर कहीं कहीं केसेस में आपको नहीं, मतलब ये नहीं पूरा लिखना होगा, ए नॉट होगा। अब तुमने चैप्टर तो किया नहीं, मैंने रिवीजन मतलब क्लास ली है, क्लास है, उसको एक बार देख लेना, उसमें सारे जेई के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना वो करवाए हुए हैं, ठीक है। मैंने नाजो एक बात भी बोली थी उस चैप्टर को करवाने से पहले कि इसके जो पीडीएफ है और ये जो है रिकॉर्डेड लेक्चर, मतलब इसको एक बार देख लेना और हमेशा के लिए अपने पास रखना। याद है ऐसा कुछ कहा था भाई टोनी जी? नहीं? विवेक, क्या मैम? सोते रहते हो क्या बस क्लास के अंदर? सेकंड इस चैप्टर टाइम आ में रही है। सेकंड नींद आ रही है, छुट्टी कर देती हूँ फिर मैं अपनी क्लास। नींद आ रही है तो क्या फायदा पढ़ने का? नहीं मैम, वो तो मैम आपका तो समझ आ रहा है जो पढ़ा रहे हो, बाकी वैसे ऐसा लग रहा है तुम्हें बच्चे समझ में आ रहा है, तुम सब सो रहे हो, मुझे पता है। मैं कुछ नहीं कर सकती ना, मैं ऑनलाइन, अभी ऑफलाइन में होती तो तुम्हें मार के उठाते जगाती। अब मैं क्या करूँ, तुम्हें नींद आ रही है, क्लास में बैठते तो नींद पूरी रखा करो, रात को सोया करो अच्छे से। जब अगले दिन रिवीजन क्लास है, पता है आज का दिन सारा तुम्हारा बिजी जाने वाला है। 5:30 बजे उठ के सो लेना बाद में, उसके बाद फिर पढ़ लेना रात में। टेस्ट दे देना, वही टेस्ट देते हुए मस्त सो जाना। मैंने जब आपको सेकंड चैप्टर करवाया था तो एक लास्ट में मैंने क्वेश्चंस करवाए थे जिसमें जेई और नीट के क्वेश्चन थे, और मैंने कहा था ये हमेशा 12th में हो चाहे 12th में चले जाओ, जब भी चले जाओ, सिर्फ और सिर्फ वो वाली जो पीडीएफ थी उसको देखना था और उसकी जो रिकॉर्डेड लेक्चर है उनको संभाल के रखना था, क्योंकि वो आपका, मैंने उसके अंदर सारे जेई के और उसके क्वेश्चन करवाए थे, उसके अंदर सारी चीजें कवर हो रही थी, रेडियस, लैम्डा, सब सारा कुछ कवर हो रहा था। रेडियस हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट ए नॉट निकल कर आएगा, और हीलियम के सेकंड ऑर्बिट का अगर मैं रेडियस निकालूंगी तो मेरे पास कितना आएगा, ए नॉट। एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी भाई, सेकंड ऑर्बिट है 4 और हीलियम का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है 2, तो इन दोनों का जो रेशियो आया बच्चे कितना आएगा, हाइड्रोजन फर्स्ट ऑर्बिट और हीलियम प्लस के सेकंड ऑर्बिट का, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट और हीलियम प्लस के सेकंड ऑर्बिट का रेशियो कितना आएगा, 1:2। या मैं ये कह लूं दुगना है वो उसका, हीलियम प्लस फर्स्ट वाले का। यस मैम। ठीक है, तो ये मैंने ये करवाई हुई है बातें भाई। यस मैम। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में आ जाओ। फर्स्ट चैप्टर का ये एक क्वेश्चन करवा रही हूँ, बाकी के इसके 2 क्वेश्चन अपने आप करना, और मैं इसके बाद क्लास को लीव कर दूंगी, ठीक है, तुम फिर अपना पढ़ लेना। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद एक्वस HCl टू गिव दिस एंड दिस। अच्छा एक चीज और बता देती हूँ इससे पहले, लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में याद है, AB2 से आपको AB2 मिला, और अगर A आपका 2 मोल है
और बी आपका 3 मोल है, तो इन दोनों में बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, बता सकते हो? मैम ए। ए इज लिमिटिंग रिएजेंट। कैसे पता चला भाई तुम्हें? ए क्या है? ए और बी, अगर मेरे पास ए 1 मोल है, बी भी कितना होना चाहिए? 1 मोल होना चाहिए। नहीं तो तुम्हें आता है लिमिटिंग रिएजेंट निकालना? हिंदी मीन्स क्या होता है इसका? क्या क्या होता है लिमिटिंग एजिंग का हिंदी मीन्स क्या होता है? हिंदी में? क्या होता है? कम जो यूज हो रहा है, अगर मैं समझाना चाहूँ हिंदी में, हिंदी वर्ड तो नहीं पता मुझे लिमिटिंग रिएजेंट का, लेकिन इसमें जो कम है, मतलब जिसकी वजह, लिमिटिंग रिएजेंट इन हिंदी, सीमित, सीमित अभिकर्मक। ठीक है, 1A है आपका, ये 1B2 है बच्चे, ये 2 मोल यूज हो रहा है, ये 3 मोल। अगर मेरा ये A 1 मोल है तो B कितना होना चाहिए था? अकॉर्डिंग टू स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो अगर मैं अब देखूं तो मेरा ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल होना चाहिए था। अगर A मेरा 2 मोल है तो B भी कितना होना चाहिए था मेरे पास? 2 मोल। 2 मोल। लेकिन एक्चुअल में B मेरे पास पड़ा कितना है? 3 मोल। तो 3 मोल। सीमित मतलब कम वाला कौन है? A। ए कम नहीं है मतलब, लेकिन जो मतलब जिस इसमें लिमिटिंग रिएजेंट इन दोनों में कौन सा रहेगा? मेरा ए रहेगा, क्योंकि होना तो बी कितना चाहिए था आपके पास? 2 होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में वो उससे ज्यादा पड़ा है 3, यानी कि प्रोडक्ट कितना बनेगा ये कौन डिसाइड करेगा? मेरा ए। क्लियर है? यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। जैसे कि मेरे पास ये कैल्शियम कार्बोनेट और 2HCl लिखा है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl। तो अगर मुझसे इसमें बोला जाए कि 1 मोल मेरे पास कैल्शियम है कार्बोनेट है और 1 मोल ही मेरे पास HCl है, तो बताओ इन दोनों में लिमिटिंग कौन है? कैसे पता चलेगा? HCl। HCl मेरे पास लिमिटिंग है। क्यों? अगर मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल है तो HCl 2 होना चाहिए था, पर एक्चुअल में मेरे पास HCl पड़ा कितना है? 1 ही मोल पड़ा है। ठीक है नहीं तो? यस मैम। तो मेरा जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो कौन हो गया? HCl, क्योंकि होना तो ये 2 चाहिए था पर पड़ा अब 1 ही मोल है, तो मेरा ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। और लिमिटिंग रिएजेंट से क्वेश्चन जो रिलेटेड है वो हमने किए थे भाई। हो सकता है आपको अभी यहाँ पे मैंने मोल दे रखा है, हो सकता है वो आपको वहां पे क्या गिवन हो, उनका किलोग्राम में ग्राम गिवन हो, तो पहले आप उसका मोल निकालोगे, फिर देखोगे कि मोल में उसको कितना होना चाहिए था और वो कितना एक्चुअली प्रेजेंट है। ठीक है नहीं तो? अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पहले किए थे ना हमने, वो देख सकते हो तुम। इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है भाई? कैल्शियम कार्बोनेट HCl और कैल्शियम क्लोराइड आपका बन रहा है। What mass of calcium carbonate is required to react completely with the 25 ml of 0.75 molar HCl? 0. सबसे पहले तो मैं ये निकाल दूं कि 0.75 मोलर HCl में मेरे कितने मोल HCl हैं। समझ में आई विवेक? क्या बोलना निकालना है पहले मुझे? 0.75 मोलर HCl सॉल्यूशन में क्या मेरे 0.75 मोल प्रेजेंट हैं? 0.75 मोल प्रेजेंट होते अगर मेरा सॉल्यूशन कितना होता? 1000 ml का। क्लियर हुई टोनी ये बात? 0.75 मोलर। बस क्लास ऑफ करने वाली हूँ, लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लो। आपका पूरा स्टोइचियोमेट्री यही फर्स्ट चैप्टर जो है इन्हीं चीजों पे डिपेंडेंट है। 0.75 मोल मेरे पास प्रेजेंट होते हैं अगर मेरे पास 1000 ml सॉल्यूशन होता, पर मेरे पास सॉल्यूशन एक्चुअल में कितना है बच्चे? 25 ml। तो यानी कि मेरे पास जो मोल है HCl के वो कितने प्रेजेंट हैं? यस, 25 डिवाइडेड में 1000, यस 40। आंसर निकालो कितना आया? 0.75 डिवाइडेड में 40, कितना आंसर आया? .1875 आपके पास किसके मोल हैं? HCl के प्रेजेंट हैं।
एक बात जल्दी बताओ, कैल्शियम कार्बोनेट के अगर 1 मोल यूज हो रहा है तो HCl के कितने यूज हो रहे हैं? 2 मोल। 1 मोल इसका तो HCl के 2। अगर HCl के बच्चे 0.1875 मोल यूज हो रहे हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का कितना होना चाहिए? निकाल लोगे? बोलो भाई हाँ या ना। वर्षा, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से मुझे 2 मोल HCl लगने हैं, यूज होने हैं। पर अगर HCl के 0.1875 मोल ही हो रहे हैं तो आप निकाल सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मोल लग रहे होंगे? बोल दो भाई हाँ या ना। नीतू समझ में आया बच्चे? Yes, ma'am. 0.1875 सो मत फिर बता दो कितने मोल लग रहे हैं? 0.975 सॉरी, डिवाइड करो भाई। 2 9 18 2 3 6 0.937। अब आपको ग्राम निकालना है बच्चे, ग्राम में 0.937 को ग्राम में कन्वर्ट करोगे, कर सकते हो? मोल है ये। किसके मोल है ये? कैल्शियम कार्बोनेट के। ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो? बोल दो भाई। Yes, ma'am. मैम 1 मोल इज इक्वल टू, मैम जितना है पूरे मॉलिक्यूल का मास होगा उतना लिख देंगे। हाँ। तो मैम 0.95 इज इक्वल टू x। क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई, डिवाइड? मल्टीप्लाई कर देंगे ना इसके मोलर मास से इसको। हाँ मैम। क्या है आंसर? 0. कैल्शियम कार्बोनेट का भी मैंने बताया मास कितना होता है, 100 ग्राम। तो 0.937 मल्टीप्लाई बाय 100 को मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर 93.7 या फिर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 94 ग्राम आंसर आ गया। क्लियर है कैल्शियम कार्बोनेट कितना यूज होगा? नहीं तो समझ में आया क्वेश्चन? जिसे समझ में नहीं आया हो तो हैंड रेज करो। नीतू समझ में आया बच्चे? हाँ टोनी पूछो, पूछो भाई टोनी। अगला क्वेश्चन खुद करना है सारे बाकी के एक्सरसाइज के। ये मैं बता रही हूँ पूरा चैप्टर जो है ना, फर्स्ट चैप्टर स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट, ये सारा का सारा यही इसी बात पे डिपेंड है। पूरा सब कुछ में यही है कि इतने मोल ये है तो आपका कितने। सबसे पहले आपको HCl के मोल निकालने की, एक्चुअल में HCl आपके पास कितने मोल प्रेजेंट है। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि 0.75 मोलर HCl है 25 ml। पहले तो मुझे ये निकालना है कि एक्चुअल में मेरे पास HCl के कितने मोल प्रेजेंट है। तो जब भी अभी आपके पास बच्चे, आपके पास मोलैरिटी का फॉर्मूला है ना, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है भाई टोनी? अब मेरे पास मोलैरिटी गिवन है कितनी, 0.75। नंबर ऑफ मोल मुझे निकालने हैं कि HCl के कितने हैं। वॉल्यूम कितना गिवन है मेरा यहाँ पर, 25। आया ना? Yes, ma'am. तो मेरे पास इसको कन्वर्ट करना होता है ना, मल्टीप्लाई बाय या लीटर, इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 लिखते हैं, यहाँ पे भी 1000 लिखोगे आप। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले से यहाँ से पुट कराओ। नंबर ऑफ मोल जो है एक्चुअल में HCl के कितने प्रेजेंट है वो निकाल लिए। नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl कितने निकल गया है, 0.75 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड में 1000, आपका आंसर 0.1875 आया था। क्लियर है कैसे आए नंबर ऑफ मोल HCl के? नहीं तो समझ में आया? यस मैम। ठीक है। अब मेरे पास मुझे क्वेश्चन में एक तो तरीका है कि मैं यहाँ से पहले ग्राम ही निकाल लूं इसका, मतलब कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ HCl अगर मेरे पास 0.1875 है मोल, तो कितने ग्राम HCl प्रेजेंट है वो निकाल लूं। तो मैं क्या करूंगी, 0.1875 को मल्टीप्लाई करूंगी किससे, 36.5 से, मोलर मास से HCl के। यस मैम। ठीक है, मैंने निकाल लिया कि मेरे पास जो HCl है वो इतने ग्राम प्रेजेंट है। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन मुझे पता चला कैल्शियम कार्बोनेट और 2HCl, मुझे पता चला कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के लिए मुझे 36.5 मल्टीप्लाई बाय 2HCl चाहिए। तो मुझे 0.1875 मल्टीप्लाई बाय 36.5 ग्राम के लिए कितना कैल्शियम कार्बोनेट लगेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। पूरा चैप्टर यही है आपका, मतलब आपको एक्चुअल में जो ये चीजें हैं वो लिखनी है, और जितने जिसके लिए जो भी निकालना है। हो सकता है यहाँ पे मुझे कैल्शियम कार्बोनेट बोला होता कि 80 ग्राम है, अब बताओ HCl कितना लगेगा।
तो मैं यहाँ पर लिखती कैल्शियम कार्बोनेट वाला और इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेती। क्लियर है? हाँ या ना? आया समझ में? थोड़ा टफ हुआ क्या? चलो टेस्ट के लिए पढ़ लो। क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। किसी को और चैप्टर से कोई डाउट हो तो वो पूछ लो, डाउट ले लेते हैं।